Hello students, today we will read the first chapter of class 10th NCERT Geography, Resources and Development. Everything available in our environment can be used to satisfy our needs. हमारे environment में, हमारे वातावरण में, हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतें पूरी करने में, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. वो तकनीकी रूप से सुलभ होनी चाहिए, मतलब जो तकनीकें उसे इस्तेमाल करने में लगी हो वो आसान होनी चाहिए और हमें आनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, आर्थिक रूप से संभव होनी चाहिए, उसमें जो पैसे लग रहे हो उस चीज़ को बनाने में वो संभव हो उतने पैसे खर्च करना, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, सभी को वो एक्सेप्टेबल हो, सभी उसको एक्सेप्ट करें. कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. ऐसी चीज को हम रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं. ये आपके रिसोर्स का डेफिनेशन है. सो प्लीज अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी रिसोर्सेज हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये सारी रिसोर्सेज क्या क्या है? लैंड, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये एग्जाम्पल है आपके रिसोर्सेज के. वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, वो कोई भी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपनी दैनिक क्रियाकलाप को करने में, वो सारे क्या हैं? वो रिसोर्सेज हैं. ठीक है. और ये जो सारे रिसोर्सेज हैं इनका एक कनेक्शन है. कह रहा है कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का. ये रिलेशन कैसा है? ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम फिगर 1.1 ये आपको शो कर रहा है कि ये जो सारे नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बींग्स है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. कैसे? ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे हमारा एनटीपीसी, हमारा जो एनटीपीसी है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक फैक्ट्री है जो क्या करता है? बिजली बनाता है. थर्मल पावर प्लांट है, वो कोई टेक्नोलॉजी यूज करता है जिससे कि वो बिजली बनाता है, और बिजली बनाने के लिए वो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है, जैसे कोल और वाटर. कोयले और पानी को यूज करके जो हमारा एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट, वो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी से बिजली का उत्पादन करता है. मतलब एक नेचुरल रिसोर्स को दूसरे नेचुरल रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहा है, एक नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है दूसरे नेचुरल रिसोर्स में. ठीक है. तो ये हम खुद नहीं कर सकते. कोई इंसान, जैसे कि अगर मुझे कोई कोयला दे दे, पानी दे दे, तो मैं घर में बिजली पैदा नहीं कर सकती हूँ. इसके लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होता है, एक टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, तब उसे काम करते हैं, तब उससे न्यू रिसोर्स बनाते हैं, और वो रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे काम का होता है. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. लोग क्या करते हैं? नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सर्टेन टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, और नए इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो नई प्रोडक्ट बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, और ये हमारे डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है. आर्थिक स्थिति हमारी सुधारने में ये बहुत फायदेमंद होता है, हमारी मदद करता है. कैसे मदद करता है? जैसे कि अभी कोरोना का टाइम है, तो और सारी जो कंट्रीज हैं वो इंडिया से मेडिसिन मांग रही हैं, वो इंडिया से मेडिसिन खरीद रही हैं. तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो कंपनीज जो मेडिसिन बनाती हैं, वो क्या कर रही हैं? मेडिसिन बना के यहाँ की नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, यहाँ के केमिकल्स को यूज़ करके वो मेडिसिन बना रही हैं, और उस मेडिसिन को वो
दूसरी कंट्रीज को, अमेरिका ने डिमांड किया है मेडिसिन का, तो अमेरिका को, इराक, ईरान, जो भी कंट्रीज डिमांड कर रही है उसको दे रही हैं, बेच रही हैं, और उसके बदले वहां से उनको फॉरेन रेवेन्यू मिल रहा है, विदेशी पैसा हमारे देश में आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, जो दवाइयाँ बना रहे हैं, उनको जॉब भी मिल रहा है, और दूसरी कंट्री का रेवेन्यू हमारी कंट्री में भी आ रहा है। तो ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, हमारे देश की आर्थिक विकास में मदद कर रहा है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? क्या तुम्हें लगता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये सारे पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सारे फ्री गिफ्ट हैं नेचर के, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं? दे आर नॉट। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये फ्री गिफ्ट नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी का ही नतीजा है। ये जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्स है, इसे कौन यूज कर रहा है? ह्यूमंस ही यूज कर रहे हैं। ह्यूमन अपने स्किल, अपना नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजीज लगाकर एक रिसोर्स को, एक नेचुरल रिसोर्स को एक कमोडिटी में चेंज करते हैं, एक दूसरे रिसोर्स में चेंज करते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी कोयले को यूज कर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर उसे बिजली में कन्वर्ट कर रहा है, जो बिजली हम यूज करते हैं। जैसे कि इंसान को अगर लकड़ी दे दिया जाए, जंगल दे दिया जाए, तो जंगल की लकड़ियां हमारे किसी काम की नहीं है, पर अगर उसी लकड़ी को काट कर एक फर्नीचर बनाया जाता है तो वो फर्नीचर हमारे काम का है। तो वो फर्नीचर कौन बना रहा है? वो फर्नीचर ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं, अपना स्किल यूज करके बना रहे हैं, अपनी नॉलेज यूज करके वो एक रिसोर्स को, एक नेचुरल रिसोर्स को एक कमोडिटी में चेंज करते हैं, एक दूसरे रिसोर्स में चेंज करते हैं, ऐसी चीज में चेंज करते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो हमारी जिंदगी को आसान बना रही है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो ह्यूमन बींग्स खुद है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होते तो इन रिसोर्सेज को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्स में कौन कन्वर्ट करता? ये किसी काम के नहीं रह जाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो कौन है? ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल, अपना नॉलेज, अपनी मेहनत यूज करते हैं और काम करते हैं, और एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। वो हमारे एनवायरनमेंट में जो मटेरियल अवेलेबल हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको दूसरे रिसोर्सेज में अपने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं उसे। जैसे कि आयरन ओर के फॉर्म में होता है। आयरन क्या होता है? एक ओर के फॉर्म में होता है, पत्थर के फॉर्म में, मगर वो पत्थर हमारे किसी काम का नहीं है, उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। जब तक कि उसको साफ ना किया जाए, उससे आयरन कलेक्ट ना किया जाए, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका गोल्ड भी ओर के फॉर्म में होता है, उसमें ढेर सारी गंदगी होती है। जब तक उसको साफ करके गोल्ड को एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, तब तक उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते, उसके गहने नहीं बन सकते, और वो हमारे किसी काम का तब तक नहीं रहेगा। ठीक है, These resources can be classified in the following ways. ये सारे जो resources हैं, इनको कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग डिफाइन किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उनके ऑरिजिन के बेसिस पे, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, उपयोग के आधार पे, खत्म होने के आधार पे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आधिपत्य के आधार पे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस पे, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ये भी 4 टाइप के। अब देख सकते हैं इस डायग्राम में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे कैसे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल रिसोर्स क्या? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो है कंटिन्यूअस है और बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल जो है नेचुरल है और वाइल्ड लाइफ है। नॉन रिन्यूएबल जो है रिसाइक्लेबल है, नॉन रिसाइक्लेबल है। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है वो क्या है? वो कुछ इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो फैक्ट्रियाज, स्कूल, कॉलेज, ये सारी जो है, और
क्वांटिटी और क्वालिटी है। ठीक है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज दो टाइप की होती हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फेयर। जो रिसोर्सेज बायोस्फेयर में हैं वो सारे क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फ्यूना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स। वो सारी रिसोर्सेज जो बायोस्फेयर में हैं और लिविंग थिंग्स हैं। बायोस्फेयर क्या है, पहला लेयर जो हमारे इन्वायरमेंट का है, धरती से जो पहला लेयर है हमारे इन्वायरमेंट का, वो क्या है, बायोस्फेयर है, जिसमें सारी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, जानवर, फ्लोरा, फ्यूना, पेड़ पौधे, फिशरीज, मछलियाँ, ये सारे किसमें हैं, ये सारे बायोटिक बायोस्फेयर में हैं। और ये सारे क्या कहलाते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. Abiotic resources जो आपके हैं, जितनी भी इस बायोस्फेयर में नॉन लिविंग थिंग है, पत्थर हो गया, मेटल हो गया, जितनी भी आपके अगल बगल आपको नॉन लिविंग थिंग दिख रही है, वो सारे क्या हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, निर्जीव चीज। फॉर एग्जाम्पल रॉक एंड मेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार पे, जो चीजें खत्म होती हैं उसके आधार पे दो टाइप में बांटा गया, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, वो रिसोर्सेज जिसको कि फिर से नया किया जा सके, और रिप्रोड्यूस, या फिर उसे फिर से उसकी उत्पत्ति की जा सके बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। उसे ऐसे रिसोर्स कहते हैं जो फिर से नए हो जाए या फिर से उनकी पूर्ति हो जाए, ऐसा रिसोर्स कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, कौन कौन से हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। कभी आपने देखा है कि धूप खत्म हो जाती है, कि आपने धूप का इस्तेमाल कर लिया और धूप खत्म हो गई, नहीं, वो फिर अगले दिन सूरज निकलेगा और फिर धूप होगी। तो सोलर जो है एनर्जी वो खत्म नहीं होती, वो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धरती पे सोलर एनर्जी रहेगी। विंड एनर्जी, हवा भी कभी खत्म नहीं होने वाली है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती रहती है, तो विंड एनर्जी, वाटर, पानी भी उसी तरह, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये सारी क्या है, ये खत्म होने वाली नहीं है, ये सारी नेचुरल चीजें हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस एंड फ्लो, और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये आगे दो और कैटेगरी में डिवाइड हुई हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो में। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं आपकी, दीज अकर ओनली ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये क्या होती है, बहुत समय में, बहुत लंबे टाइम में बनती हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आपके, कच्चा तेल, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। ये रिन्यू तो होती है मगर बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगता है इनको बनने में। ठीक है। तो अगर हमारे जनरेशन के लिए ये कच्चा तेल खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे 10,000 साल बाद ये वापस आए, किसी को पता नहीं है कि कब ये वापस आएंगे। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, इनका मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इनको फिर से बनने में। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, जो मेटल हैं उन्हें आप रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है आपके घर में जो लोहे की बनी हुई है, वो खराब हो गई है, तो आप उसे क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वो क्या करता है उसको रिसाइकिल करता है और दूसरी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि रद्दी वाला वो पेज ले जाता है और पेज को क्या करता है, रिसाइकिल करता है, फिर से दूसरी गलाकर दूसरे नए कागज बनाता है उससे। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसी जो कि रिसाइकिल नहीं की जाती हैं, एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, और वो ख़त्म हो जाती हैं अपने यूज़ के साथ। जैसे कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया,
पेट्रोल से गाड़ी चली, पर क्या ऐसा हो सकता है कि जो धुआं निकला वो फिर से पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाए? नहीं, वो खत्म हो जाता है, वो फिर से कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो धुआं आप उसको स्टोर करके फिर से पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिसाइकिल की जा सकती है, मेटल जैसी चीजें, मगर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि रिसाइकिल नहीं की जा सकती, वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को बचा बचा कर यूज करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आधिपत्य के आधार पे, इंडिविजुअल रिसोर्स अपना नाम ही इसका बता रहा है खुद के बारे में कि वैसे रिसोर्स जो किसी एक इंसान के, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, वो वैसे रिसोर्स हैं जो किसी एक आदमी के आधिपत्य में है, किसी एक आदमी का हक है उस पे, किसी एक आदमी की जायदाद है वो। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. टैक्स जो वो भरते हैं गवर्नमेंट अपने खेतों के लिए, उसके बदले सरकार ने उनको खेतों पे आधिपत्य दे रखा है। तो वो जो खेत है, वो जो जमीन है किसानों की, वो क्या है? उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनकी अपनी रिसोर्स है। उस पर वो खेती करे, उस पर वो घर बनाए, उस पर वो कुछ भी करे, इससे कोई लेना देना नहीं है किसी का, कोई उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि वो उनकी जमीन है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। गाँवों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका की अपनी खुद की जमीन है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लैंडलेस है, जिनकी पास कोई जमीन नहीं है। अर्बन पीपल ओन्स प्लॉट्स। अर्बन पीपल क्या करते हैं? वो छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं, 1 कट्ठे 2 कट्ठे का। हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज, हाउसेज खरीदते हैं या फिर बना हुआ घर खरीदते हैं, या फिर वही घर जो अपार्टमेंट में होता है वो फ्लैट खरीदते हैं, या फिर कोई और प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्लांटेशंस, pasture lands, pond, water in well etc are some of the example of resources ownership। जो प्लांटेशन, जो पेड़ होते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा पेड़ है, मेरे जमीन पे लगा है, मतलब पेड़ उनका हो गया। फिर pasture lands, जहाँ पे गाय बकरी भैंस पाले जाते हैं, वो सब जगह हैं। पॉन्ड्स, जो मछली होती, जो मछली पालन करते हैं, उनकी अपनी पॉन्ड्स भी होते हैं। वाटर इन वेल्स, और कुएं का पानी, जैसे मेरी जमीन पे खुदा हुआ कुआं है तो वो कुआं भी मेरा हुआ और उसका पानी भी मेरा हुआ। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। और ये सारे क्या होते हैं? इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब उसका वो किसी पर्टिकुलर इंसान का होता है, एक इंसान का आधिपत्य होता है उस पर। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। ये सारी चीजें हैं जो एक घर वाले, एक किसी की जायदाद होते हैं, ये किसी की अपनी संपत्ति होती है ये, ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स जो एक पूरी सोसाइटी ओन करती है, ठीक है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो पूरे, मान लो कोई जैसे स्कूल है, तो वो स्कूल किसका हुआ? पूरे गांव का हुआ। या फिर कोई एक पर्टिकुलर कुआं होता है, मेन कुआं बड़ा सा, वो पूरे गांव का, पूरे विलेज का कुआं होता है। विलेज कॉमन गेजिंग ग्राउंड, विलेज का कोई कॉमन गेजिंग ग्राउंड जहाँ पे लोग अपने जानवरों को चराते हैं। बरियल ग्राउंड, जहाँ पे लोग मरे हुए लोगों को गाड़ते हैं, दफनाते हैं, वो जगह। या फिर विलेज पॉन्ड्स, विलेज की जो तालाब हुए, वो सारे क्या होते हैं? पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। ये सब क्या होते हैं? सबके लिए होते हैं, उस पूरी सोसाइटी, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके होते हैं, तो वो सारे लोग उसको शेयर करते हैं। तो ये क्या हुए? कम्युनिटी रिसोर्सेज हुए। नेशनल रिसोर्सेज, अब जो पूरे नेशन का है वो क्या हुए? नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। पूरे देश का जो है, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ पब्लिक गुड। देखो, जो प्रॉपर्टी पूरे देश की होती है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? नेशनल रिसोर्स कहलाती है। और एक बात सब ध्यान रखना, नेशनल रिसोर्स में कोई भी जमीन, इंडिया में जितनी भी जमीन है वो सब
कंट्री की हुई, मगर अगर वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है ना, तो भी सरकार के पास ये राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को आपसे ले सकता है, भले वो उसके बदले आपको कीमत अदा करे, उससे दुगनी तिगुनी जितनी भी कीमत अदा करे, मगर उसके पास ये लीगल पावर है कि वो एक्वायर कर सकता है, वो उसको ले सकता है। इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक के लिए कुछ बनाने के लिए, अगर मान लो आपकी खेत है, खेत के पास से उसको रेलवे लाइन बनाना है, तो वो आपको पैसे देगा, सरकार आपको पैसे देगा, दुगनी तिगुनी कीमत देगा वो उस जमीन की, मगर क्योंकि वो पूरे समाज के, पूरे देश के लिए वो रेलवे लाइन बनने वाली है, पब्लिक के लिए बनने वाली है, तो वो जमीन वो लेगा और आपको देनी होगी वो जमीन। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल्स, railways being constructed on fields owned by some individuals। आपने देखा होगा कि रोड, कैनाल्स, रेलवे लाइंस बनते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी इंडिविजुअल के फील्ड पर, किसी एक आदमी की जमीन ली जाती है और उस पे बनते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की जमीन उसमें जाती है, मगर लोगों की जो खुद की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसमें जाती है और हमें देनी पड़ती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं उनको ये पावर मिला हुआ है कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and oceanic area up to 12 nautical miles 22.2 kilometer from the coast termed as terrestrial water and resources therein belong to the nation। जितने भी इंडिया जो है, जो समुंदर में निकला हुआ है इंडिया, उसके बाद जो समुंदर है चारों तरफ, अरेबियन ओशन हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, चारों तरफ 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर कोस्ट के बाद जो पानी है, समुंदर है, समुंदर किसका है? इंडिया का है, ठीक है। 22.2 किलोमीटर के बाद अगर इंडिया का कोई आदमी कोई काम करेगा तो इंडिया अगर कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता है। 22.2 किलोमीटर तक जितने भी मिनरल्स होंगे समुंदर के अंदर, जितने भी वाटर रिसोर्सेज होंगे, जितने भी फॉरेस्ट होंगे, जितना भी मछली वछली होंगी, वाइल्ड लाइफ होंगे, लैंड होगा, वो सब किसके होंगे? सब इंडिया के होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि श्रीलंका के मछुआरों को इंडिया ने पकड़ लिया, इंडिया के मछुआरों को श्रीलंका वालों ने पकड़ लिया। वही 22.2 किलोमीटर जो है ना, उससे अगर कोई बाहर चला जाता है या फिर उनके एरिया में चला जाता है, या फिर अगर मान लो कोई श्रीलंका का मछुआरा वो हमारे इस 22.2 किलोमीटर में आ गया, तो उसे पकड़ लिया जाता है कि वो हमारे देश में घुस आया है। इंडिया के कोस्ट लाइन से 12.2 किलोमीटर तक हमारा आधिपत्य है, हमारा एरिया माना जाता है वो, ठीक है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री मानी जाती है, वो हमारा कोस्ट लाइन माना जाता है कहो तो। फ्रॉम द कोस्ट टर्म आर टेरेस्ट्रियल वाटर, वो जो पानी वो हमारा, एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग्स टू द नेशन, और वहां पे जो भी रिसोर्सेज होंगे सारे हमारे होंगे। और इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम तेल निकाले जाते हैं, जो फॉसिल फ्यूल है वो समंदर से निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी अपना प्लांट लगा के निकाल सकते हैं वो फॉसिल फ्यूल। हमारा मन करे तो हम पैसिफिक ओशन में निकाल लें, हमारा मन करे तो किसी और ओशन में निकाल लें, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं हम इसी 22.2 किलोमीटर में अपना जो भी सेटअप करना है कर सकते हैं। ये 22.2 किलोमीटर को ही हम यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अब ऐसे रिसोर्सेज जो कि पूरी दुनिया के, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स, ओशियन के रिसोर्स 200 न्यूटिकल माइल्स तक ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution।
और ओशन, ओपन ओशन को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री बिना किसी परमिशन के। ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इससे परमिशन लेना होगा तभी वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्स। अब हम पोटेंशियल रिसोर्स पे आते हैं। डेवलपमेंट के आधार पे जो 3-4 पार्ट में बांटा गया है उस पे आते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स है आपका पहला, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। वैसे रिसोर्स जो किसी रीजन में पाए जाते हैं मगर यूटिलाइज नहीं किए गए हों, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो सारे क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल for the development of wind and solar energy but so far these have not been developed properly। कह रहा है कि वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के वेस्ट पार्ट में, राजस्थान और गुजरात में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है। विंड मिल्स लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, सोलर प्लेट्स लगा के भी बिजली पैदा की जाती है। तो राजस्थान और गुजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत गर्म है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे हवाएं भी बहुत चलती हैं बहुत स्पीड में, जो कि बहुत सही है विंड मिल्स लगाकर बिजली पैदा करने के लिए। और वहाँ बहुत अधिक गर्मी भी होती है, तो वो बिजली पैदा करने के लिए सोलर प्लेट लगा के बहुत सही जगह है। मगर अभी तक हमें नहीं पता है कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करें, मतलब हम लोग उस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी तक। इसीलिए वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स है, वो ऐसे रिसोर्स जिसका कि इस्तेमाल नहीं किया जा सके, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स है। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization। वैसे रिसोर्स जिसका कि सर्वे किया जा चुका है और हमें पता है कि वो कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी में, हमें उस रिसोर्स के बारे में सब कुछ पता है कि कैसे यूज़ करना है उसको, कहाँ पे वो है, कितनी मात्रा में है, कैसी मात्रा में है, कैसी क्वालिटी है उस रिसोर्स की, अच्छी क्वालिटी में है या नहीं, और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है। तो वो रिसोर्स जो है वो डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे कि आप ले लो हमारे नज़दीक में, या देखो धनबाद के पास है कोल माइन, तो उस कोल माइन के जो कोयले हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है? थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करना है बिजली पैदा करने के लिए। बहुत लोग उसको खाना वाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट दैट इज स्मॉल थिंग। तो बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें, तो हमें पता है कि वो वहाँ कितनी मात्रा में है, हमें कहाँ से निकालना है, कहाँ से खुदाई करनी है, और उसका एक्चुअली यूज़ क्या करना है। तो वो क्या हो गया? आपके डेवलप्ड रिसोर्स हो गए। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि अभी देखो, जैसे कर्नाटका में गोल्ड माइन मिला है, सोने का खान मिला है, तो सोने अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे वो सोना निकालना है, ये सब सर्वे किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा कि वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में सोना है, किस क्वालिटी का सोना है वहाँ, और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे उसका उपयोग करना है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब उस रिसोर्स का, किसी रिसोर्स का किस तरह से इस्तेमाल करके किस तरह से उसका डेवलपमेंट किया जाता है, किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, फिर किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, या फिर वो किस हद तक फिजिबल है, किस हद तक वो कारगर है। स्टॉक, नेक्स्ट टाइप है स्टॉक। materials in the environment which have the potential to satisfy human needs। वैसे materials जो कि हमारे environment में हैं और जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज टू एक्सेस दीज। पर हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। आर कॉल्ड स्टॉक्स, आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक्स। ऐसे चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है स्टॉक में, वो सारी चीज़ें जो कि हमें पता है कि हैं मगर हमें उसे यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो वो सारे क्या है?
स्टॉक्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस. वाटर किस दो चीजों से बना है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन बहुत ही रिच सोर्स है एनर्जी का. बट वी डो नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी. हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है. नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस. हमें नहीं पता कि उसे किस तरह से यूज करना है, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है. हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक. इसीलिए हम उसे स्टॉक की तरह कंसिडर कर सकते हैं. जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का इस्तेमाल किस तरह से करना है हमें नहीं पता है, तो यूरेनियम क्या हो जाएगा? वो स्टॉक हो जाएगा. कोई भी मेटल जिसका, कोई भी चीज ऐसी जो हमारे अगल बगल है, कोई भी रिसोर्स जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना आए, तो वो रिसोर्स स्टॉक कहलाता है. रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक. रिजर्व्स क्या है? सबसेट है, स्टॉक जैसा ही है, उसका एक पार्ट है. विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैड नॉट बीन स्टार्टेड. देखो रिजर्व्स वो हैं जिनका हमें पता है कि यूज कैसे करना है, मगर अभी तक यूज शुरू नहीं हुआ है. जैसे कि मैंने बताया कि गुजरात में विंड है, तो हम विंड मिल्स लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर हम उसका यूज कर नहीं रहे हैं. तो वो क्या है? वो रिजर्व है. हमें पता है कि वहां सोलर प्लेट लगा के हम बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर हमने लगाए नहीं है, हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? रिजर्व है. रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. हमें पता है कि डैम बना के हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, पर हम उसे बहुत ही सीमित रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक. तो वो क्या है? वो एक रिजर्व है. Thus the water in the dams, forest etc. is a reserve which can be used in the future. जो कि फ्यूचर में जिसका इस्तेमाल किया जा सके, जिसका इस्तेमाल करने के लिए और बेहतर टेक्नोलॉजी लाई जा सके फ्यूचर में, और फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? रिजर्व कहते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. रिसोर्सेज क्या बहुत ज़रूरी हैं ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. और लाइफ को अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भी, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सब हमारे कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स से बने हैं. तो रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी की अच्छी क्वालिटी के लिए. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं नेचर का फ्री गिफ्ट है हमें. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम indiscriminately and this has led to the following major problems. इसीलिए इंसान उसका बिल्कुल बिना ध्यान दिए लापरवाही से उसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसकी वजह से. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल. हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं कुछ लोगों की लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ लोगों की लालच की पूर्ति करने के लिए. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. कुछ लोगों के हाथ तक लिमिटेड रह गए रिसोर्सेज, ठीक है, सब में बराबर नहीं बट रहे हैं, सबको नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेज का फायदा सबको नहीं हो रहा है. विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स. और इसकी वजह से सोसाइटी क्या है? दो सेगमेंट में बट गया है. आप ये देख सकते हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया के पास बहुत तेल है, तो अमेरिका बहुत पावरफुल है, अपना पावर यूज करके वो क्या कर रहा है? वो उनके तेलों को ले रहा है, उसके तेल उसने कब्जा कर लिया है उन पे. वो उसकी वजह से कितनी लड़ाइयाँ हो रही है ईरान इराक सब में. और इसकी वजह से जो हमारे जो सेगमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. हैव एंड हैव नॉट्स, और रिच और पुअर. वैसे लोग जिनको की फैसिलिटीज मिल रही हैं और वैसे लोग जिनको की फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्स और lead to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation.
और बहुत ज़्यादा बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है रिसोर्स का, जिससे कि क्या हो रहे हैं, बहुत तरह के नुकसान हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर जो है वो फट गया है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है गाड़ी से। तो देखो क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ बहुत पॉल्यूशन। आज जो कोरोना फैला हुआ है वो भी उसी का असर है। जो इंडस्ट्रीज लगा के ये लोग नई नई चीज़ें बना रहे हैं, उससे रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, पानी का पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड खराब हो रहे हैं। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीने के लिए और शांति बड़ी ग्लोबल पीस के लिए भी, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए भी। ये जो ईरान इराक सब में लड़ाई हो रही होती है कच्चे तेल के लिए, ये सब क्या, ये ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि बंटवारा सही तरीके से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। अगर कुछ इंडिविजुअल, कुछ लोगों से और कुछ कंट्रीज अगर लगातार रिसोर्सेस के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे, उनको ख़त्म करते रहेंगे, उनको बर्बाद करते रहेंगे, तो हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है हमारे प्लैनेट को। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल। इसीलिए रिसोर्स की प्लानिंग करके उसका इस्तेमाल करना इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है इसका सही उपयोग करना। इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या देखते हैं, सस्टेनेबल economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। वो development जो कि environment के damage को नज़र में रख के किया जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी देख कर, नज़र में रख कर किया जाए कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा रहे। ये ना हो कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा डेवलपमेंट जो है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। प्लानिंग के साथ किसी चीज़ का उपयोग करना। रियो डी जानिरो अर्थ समिट 1992। इन जून 1992 मोर देन 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders assigned the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. 1992 में 100 देशवासी मिले ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जानिरो में, और उन लोगों ने पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट रखा था वहाँ पे। और वहाँ पे उन लोगों ने जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ग्लोबली और बायोडाइवर्सिटीज़ को लेके बहुत उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और एक एजेंडा 21 करके एक बिल पास किया जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके चर्चा हुई थी। और लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए सही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, कुछ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे, अडॉप्ट करेंगे वो, कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपको चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपके बोर्ड्स पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, which are frequently asked in your board exam. So please note down these questions. Please pen down these questions. First question है, what do you understand by a resource? Give some example. आपके फर्स्ट शीट में, फर्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में ही ये चीज़ें दी हुई हैं।
रिसोर्स का डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बताया ही, वो हर चीज़ जो आपके अगल बगल है वो सारे रिसोर्सेज है, मिनरल, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, वाटर, लैंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया और ये डायग्राम भी है कि एनटीपीसी कैसे कोल को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके सर्टेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। क्या रिलेशन है तीनों में, ये तीनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। रिसोर्सेज किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है। मैंने बताया कि ह्यूमन ही अपनी स्किल और नॉलेज यूज करके एक रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को दूसरे कमोडिटीज़ में, दूसरी चीज़ों में बदलते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी होती है, आपकी लाइफ आसान होती है। इसका भी एग्जाम्पल दिया था मैंने। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द 4 डिफरेंट बेसिस। ये रहा आपका आंसर, 4 डिफरेंट बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है रिसोर्सेज को। ठीक है, द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है रिसोर्सेज को बेसिस ऑफ ऑरिजिन पे। ये रहा आपका बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, ये दोनों टाइप में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको नेक्स्ट बताना है कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप के डिफाइन किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे भी बताना है आपको कि 2 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल एंड नेशनल। ये भी दिखाया मैंने, ये देखिए 4 टाइप के, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका है राइट 2 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड गिव 1 एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप। आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो 2 टाइप के हैं, कंटिन्यूअस एंड फ्लो वाले। जो कंटिन्यूअस फिर से रिन्यू होते हैं और जो फ्लो होते रहते हैं, जैसे कि धूप हुआ, पानी हुआ, ये सब क्या है आपके फ्लो होने वाले हैं। और कंटिन्यूअस वाले कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ। तो इसका भी एग्जाम्पल देना है आपको, और 2 राइट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड राइट देयर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी बताना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस 2 टाइप के होते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जो रिसाइकिल हो जाते हैं मेटल्स वाले, और नॉन रिसाइक्लेबल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पॉइंट व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्स। ये रहा आपका, पोटेंशियल और डेवलप्ड में क्या डिफरेंस होता है। पोटेंशियल जो कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और डेवलप्ड वैसे हैं जिनका कि पता है कि कितनी क्वांटिटी में कहाँ है, कैसे यूज करना है, सब कुछ। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों का, ये भी लिखना ना भूलें। ठीक है, फिर स्टॉक और रिजर्व में डिफरेंस लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग स्टॉक एंड रिजर्व। हाँ, तो स्टॉक और रिजर्व में भी क्या डिफरेंस है। स्टॉक वो है जो कि बहुत मात्रा में है हमारे इन्वायरमेंट में, और ह्यूमन बीइंग्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स वो हैं जिनका क्या टेक्नोलॉजी हमें आती है मगर फिर भी हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं।
तो वो रिजर्व्स हो गए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम द कैटेगरीज अंडर विच नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन से 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ये सारे जो आपने पढ़ा, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर मैन। मैन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट कैसे हैं, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझाया मैंने क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट, लिस्ट द प्रॉब्लम विच रिजल्टेड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। क्या प्रॉब्लम्स आई हैं सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने पे रिसोर्सेज को। ये रहा आपका मेजर प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट है सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।